वो जो हमारी बहनें हैं, हाँ, एक कलर की साड़ी पहनती। अगले महीने सावन स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप आइएगा, परिवार के साथ आइएगा, देखिएगा, बहुत सुंदर। शाम को हम महाआरती करते हैं जिसमें हजारों की संख्या में रहते हैं। राजनीति में जो घमंड करता हो आगे बढ़ नहीं सकता है। पब्लिक आपको वोट दे रही है, उसके कारण आप नेता हो, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हमारा नाम आज, हमारा जो फेम है, नाम है, जो हमारा दूर दूर तक लोग जानते, इन्हीं की देन है। मेरे को तो पिछले कार्यकाल में मेरा तो टिकट काट दिए थे, और दोनों पार्टी 3rd 4th नंबर पे थी, हम दोनों अच्छे वोटों से। मैंने इसके अलावा एक और भाई का नाम सुना है कि आपने उसको भी टिकट दिलाया, उसको मुख्य धारा में लेके आए। मैं चाहता था उसको उस लाइन से हटाकर, उस लाइन से हटाकर मैं एक जनता की सेवा मुख्य धारा पे, आम लोगों की धारा में जोड़ूं। तो क्या मैं ये समझूं कि लक्ष्मीपति राजू जी और देवेंद्र भाई की जोड़ी सेक्टर 7 और भिलाई क्षेत्र को बहुत ज्यादा विकसित करने पे कार्य कर रही है? अगर भिलाई में, छत्तीसगढ़ में, अगर आप वो लिस्ट उठा के देख लीजिए, वैक्सीनेशन अगर लगा है तो सबसे ज्यादा सेक्टर 7 में, मेरे वार्ड कार्यालय में सबसे ज्यादा। पूरे भिलाई के, रायपुर से भी लोग आते थे, इसके अलावा आसपास सब जिले के लोग भी आके कंटिन्यू और आपके साथ रहने वाले, मैंने एक चीज देखा, कट्टर प्रेमी है आपके। सेक्टर 7 में मतलब लगभग चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनों, कहीं ना कहीं उनसे ऐसा मेरे पारिवारिक संबंध हो गया। मेरे को आज सेक्टर 7 में मतलब कोई भी व्यक्तिगत मृत्यु होती किसी कारण, मेरे को तकलीफ ऐसा होता है। ये मेरे करीबी थे, मेरे घर का परिवार का सदस्य, और वो दूर हो गया। छत्तीसगढ़ में मौका मिलेगा जब भी ना, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा और खेल कूद के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, मेरी यही सोच है। क्योंकि उनके एहसान के कारण आज जो भी मैं हूँ, उनके वोट के कारण, उनके सहयोग के कारण मैं आज उनकी बदौलत हूँ, और जब तक रहूँगा उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के सहयोग, उन्हीं की बदौलत से मैं उनका कर्ज न चुका सकता, ना उनका एहसान न भूल सकता। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और मैं भी अपने पॉडकास्ट पे रोज़ कुछ ना कुछ नई स्टोरी और ऐसी स्टोरी लाने की कोशिश करता हूँ जिन स्टोरी से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए। ऐसी एक स्टोरी है हमारे भिलाई शहर की। मैं उनके बारे में पहले आपको बताना चाहता हूँ। वो उनकी मतलब मैं चाहता हूँ कि आप उनकी कॉलेज लाइफ से उनके बारे में जानिए। पहले कल्याण कॉलेज के जॉइंट सेक्रेटरी थे वो, जब वो कॉलेज में थे। जब वो लॉ कॉलेज में गए तो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और अब सेक्टर 7 से लगातार 20 सालों से कंटिन्यू पार्षद हैं। साथ ही साथ जब पिछला नगर निगम में जब कांग्रेस पार्टी थी, तब वो उस कार्यकाल में राजस्व विभाग में अध्यक्ष थे, और उसके बाद से पिछले 9 साल से उसी नगर निगम में भैया हमारे स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष हैं। और आज यहाँ तक सफ़र तय करके आने के बाद भैया का भी सफ़र बहुत लंबा है, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको डीपली बताना चाहूँगा। जब कोविड आया था तब शहर में 2 लोगों का नाम सबसे ज़्यादा चर्चित था। एक थे हमारे विधायक जी देवेंद्र यादव भैया, और दूसरे थे हमारे लक्ष्मीपति राजू भैया। क्योंकि मैंने इनको उस टाइम पे देखा था, भैया कंटिन्यू डोर टू डोर जाना। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं भिलाई से हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं भैया से पहले से भी जुड़ा रहा हूँ। डोर टू डोर जाके लोगों का बेधड़क, जिस टाइम पे लोग सोच रहे थे यार मेरे को मृत्यु ना आ जाए ये करने से, उस टाइम पे भैया घर घर जाके लोगों की हेल्प कर रहे थे। आपके घर में खाना नहीं है, आपके घर में चावल नहीं है, तुरंत फ़ोन करके अबे ये भिजवा, अबे वो कर। भैया को मैंने खुद वो चीज़ देखा है। बीच में ना भैया का काम करते हुए इतना कोई कोविड के पेशेंट के घर पे थे, किसी ने उनको बताया कि कोविड है। उस टाइम पे एक वीडियो वायरल हुई थी जो मेरे पास आया था क्लोज ग्रुप में, कि वो बोल रहे हैं तो क्या हुआ, कोविड है तो इंसान नहीं है क्या? तो ऐसे चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। फिर मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि भैया मैंने नया पॉडकास्ट शुरू किया है, अनसक्सेसफुल स्टोरीज़। तो भैया बोले तू अनसक्सेसफुल कब से? मैं बोले भैया अन अलग है, सक्सेसफुल अलग है। तो अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल मैं स्टोरीज कवर करता हूँ। तो मेरे नज़र में राजू भैया की स्टोरी सक्सेसफुल है, और आने वाले टाइम में वो और सक्सेस को छूने वाला है, और ये हम सब इसके गवाह बनेंगे और हम देखेंगे। सो प्लीज़ वेलकम मेरे भिलाई के, मेरे ही नहीं आप सबके भी बड़े भैया, क्योंकि हम सब के लिए एक बराबर सोचते हैं। भैया आपका स्वागत है मेरे चैनल पे अनसक्सेसफुल स्टोरी 2। आप सभी को भी, सभी दर्शकों को, सभी मेरे साथियों को, और दीपक भाई आपको
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो मैं सेटअप देख रहा हूँ, आपकी जो शैली वाणी देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं दीपक भाई बिल्कुल इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे बहुत खुश हुई आपके इस स्टूडियो में आके आज। भैया मेरे को ज़्यादा खुशी महसूस हुई। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं शायद अभी तक किसी को टच नहीं किया हूँ, पर मेरे पहले आप राजनीतिज्ञ गेस्ट हो जिनको मैंने एक बार रिक्वेस्ट किया, बोला प्लीज़ भैया, तो आपने मेरे को मुंह पे हाथ रख के बोला अबे तू पागल है क्या, प्लीज़ क्या होता है, तू कुछ शुरू किया है और मैं तेरा साथ दूंगा। राजनीति में जो घमंड करता हो आगे बढ़ नहीं सकता है। घमंड राजनीति को खा जाता है। आप राजनीति का उद्देश्य ये होता है कि आप राजनीति में आए हो तो जनता की सेवा करने आए हो, लोगों का भला करने आए हो, और जितनी अधिक हो सके सेवा आप कर सकते हो करो, क्योंकि आपका जो कद बढ़ रहा है, आपकी राजनीति में जो बढ़ रहा है ना, जनता पब्लिक आपको वोट दे रही है, उसके कारण आप नेता हो। उनके बलबूते पर आप नेतागिरी कर रहे हो, उनके वोट के कारण, उनके सहयोग के कारण, उनके प्यार के कारण ही हम व्यक्तिगत राजनेता जो होता है उसकी तरक्की होती है, उसका नाम होता है। ये सब श्रेय मेरी जनता, जो हमारे साथी भाई बहन जो हमारी मदद करते हैं, टीम को लोग, इनको जाता है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हमारा नाम आज, हमारा जो फेम है, नाम है, जो हमारा दूर दूर तक लोग जानते, इन्हीं की देन है। इनको हम भूल नहीं सकते। और राजनेता का उद्देश्य होना चाहिए कि जनता की सेवा करे, उसके लिए जितने स्तर तक जा सके नीचे स्तर तक सेवा करो। भैया आज मैं समझ पाया आपकी पहली वाणी से कि 20 साल से कंटिन्यू पार्षद सिर्फ उस वार्ड के लक्ष्मीपति राजू जी क्यों हैं। सिर्फ पार्टी के सिंबल से जीतने वाले व्यक्ति से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिना पार्टी के सिंबल से भी जीतने वाले व्यक्ति के बारे में बात मैं बता रहा हूँ। पार्टी की बात आप कर रहे हो। हाँ। मेरे को तो पिछले कार्यकाल में मेरा तो टिकट काट दिए थे। हाँ वही मेरे को टिकट नहीं मिला था, लेकिन मेरा साथी था जो मेरी गाड़ी चलाता था, है ना, मेरी गाड़ी चलाता था, वो बचपन से साथ रहता था। मैं बोला कैसे करना है, एक वार्ड से मैं लड़ा, सेक्टर 7 के एक वार्ड से, है ना, मैंने उसकी पत्नी को लड़ाया, दोनों निर्दलीय जीत के आए, और दोनों पार्टी 3rd 4th नंबर पे थी, हम दोनों अच्छे वोटों से। मैंने इसके अलावा एक और भाई का नाम सुना है कि आपने उसको भी टिकट दिलाया, उसको मुख्य धारा में लेके आए। बिल्कुल। वो क्या बात आप बताना चाहेंगे, या मैं बोल सकता हूँ? आप बिल्कुल, क्या बात है बताइए। मैंने ये सुना है कि कोई लिकर की मार्केटिंग करते थे और उनको भी आपने अपने छत्र छाया में उनको पार्षद बनाया और उनको मुख्य धारा से जोड़ा। बिल्कुल ठीक बात है। वो मार्केटिंग करते थे निकर के, नो डाउट, इसमें तो है, लेकिन वो सेक्टर 7 के थे, कहीं ना कहीं से हमारे माध्यम जुड़े हुए थे। मैं चाहता था उसको उस लाइन से हटाकर मैं एक जनता की सेवा मुख्य धारा पे, आम लोगों की धारा में जोड़ूं। इस कारण से, क्योंकि आप बहुत बड़े व्यक्ति को, आप छोटे व्यक्ति का मतलब जो मेहनत करने वाले हो, जो लोगों के बीच रह सके। मैं एक सोचता हूँ जितना कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति हो उसको आप चुनाव जिताओ, उससे मेहनत कराओ, उससे, ताकि लोगों की सेवा अधिक से अधिक कर सके। बिल्कुल मेरा उद्देश्य वही है। लेकिन जो मेरे साथ जुड़ा है, जो मेरे से प्यार करता है, मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं वो काम में अपना सेट हो, या तो अगर लगता है कि राजनीतिक रूप से उनको मदद करूँ वो करता हूँ। जब चुनाव की बात आती है मेरे को लगता है कि नहीं, इसको लड़ाना चाहिए, वो कोई भी व्यवसाय करे, कुछ भी करे, मेरे को उससे मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि जनता की सेवा करे, इस कारण मदद करता हूँ, मैं उसको जिताता हूँ। मतलब अगर और मेरे को एक चीज़ है, ये मैं अपने ऊपर घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जिताता नहीं हूँ। मेरे कार्यों से जो लोगों को मैं बताया ना आपको पहले भी, मैं उन लोगों का एहसानमंद हूँ जो मेरे साथी, मेरे टीम के लोग, मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे जो माताएं बहनें जो मेरे को लगातार 20 सालों से जिताते आ रही है। मैं उन्हीं के दम पर, उन्हीं की बदौलत कोशिश करता हूं कि जो सहयोगी भी जीत जाए। और उन लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके, मेरे प्रति उनके मन में वो रहती है एक भावना कि राजू हमारा भाई है, बेटा है, बच्चा है, दोस्त है। बिल्कुल जिस सहयोगी को बोलते हैं उनको भी लोग मदद करके लगातार पिछले 10 साल से लगातार जिता रहे हैं उन लोग। भैया इसके अलावा आप नगर निगम में पिछले जब कार्य था तब आप उसमें राजस्व अधिकारी अध्यक्ष थे, और पिछले 9 साल से जब वापस चल रही है सरकार उसमें आप स्वास्थ्य अध्यक्ष हो। भैया वो जर्नी कैसा रहता है? पार्षद के साथ साथ एक साथ में मुख्य काम पे भी आप जुड़े हुए हो, और कंटिन्यू वो भी मेरे को लगता है 9-5-14 साल हो गया करते हैं आपको। हाँ 14 साल है ना। उसके पहले कार्यकाल में तो हम सिर्फ पार्षद थे। हाँ। सेकंड टाइम में राजस्व देखता था। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, आप
महापौर परिषद में जैसे राजस्व विभाग का मैं अध्यक्ष हूँ, उसमें आपको बहुत सीखने मिलता है। जैसे आप विधानसभा लोकसभा देखते हैं, वैसा एक छोटा नगर निगम जो होता है, यहाँ एक छोटा विधानसभा है, छोटा लोकसभा है। बिल्कुल, हर चीज़ यहाँ सीखने को मिलता है। आपको डायरेक्ट आम जनता से, आम लोगों से, उनकी तकलीफें, उनसे जुड़ने का और सीखने का अवसर मिलता है। महापौर परिषद में जो भी बड़े प्रस्ताव रहते हैं उसको आप पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको किस तरह से आपको उसको प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है, ये सब सीखने को मिलता है। मतलब जैसे आप लोकसभा में बहस देखते, विधानसभा में टीवी देखते, वो एक सेम नगर निगम में चलता है और बहुत सीखने को मिलता है आपको। महापौर परिषद अध्यक्ष आपको, क्योंकि जनरली सलाहकार समिति होती है महापौर परिषद अध्यक्ष के बाद, सबसे पहले फाइलें उनके पास आती सलाहकार समिति, उसके बाद महापौर परिषद में जाता है। सलाहकार समिति में जो हमारे साथ 9 और सदस्य रहते हैं, हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ये शहर के विकास के लिए अच्छा है, ये काम सही है, इसमें कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है। उसके बाद हम महापौर परिषद में भेजते हैं, जहाँ सभी शहर सरकार की मंत्री जो बैठते हैं, किसी का राजस्व है, किसी का PW है, किसी का स्वास्थ्य है, किसी का खेल कूद है, किसी का महिला विकास, ऐसी सभी है। तो वहाँ से होने के बाद फिर उसको सामान्य सभा में ले जाते हैं, वहाँ सभी पक्ष विपक्ष बैठ कर चर्चा होकर उस पर फैसला होता है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत ही अलग और टफ काम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो सेक्टर 7 के जो अपने भाई लोग हैं, जो आपको इतना प्यार करते हैं, उनको भी लगा रहता है कि भैया मेरे पास रहे, पर भैया तो कई बार नहीं, उनकी बहुत इच्छा रहती है, ये बात है। सब काम दाम में करते हैं, मतलब लोगों से ऐसा जुड़ा हो गया हमारा। मतलब आपको मैं बताता हूँ, सेक्टर 7 में आप देख रहे होंगे विगत हम लोग ने काम किया बहुत। भैया सेक्टर 7 फेमस इसलिए भी है कि वहाँ राम दशहरा हो, चीज़ें हो, रावण का हो, मतलब जो दहन होता है, सब चीज़ों में सेक्टर 7 ही है हमारा, है ना। बिल्कुल। तो वहाँ के पार्षद की जिम्मेदारी मैं समझ सकता हूँ जब भी कोई कार्यक्रम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने हमारे सब, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, सभी एक जनप्रतिनिधि से हर आदमी उम्मीद करता है। बिल्कुल, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, आप व्यापारी हो, आप सब हो, चाहे आप लाखों करोड़ों कमाते होंगे, लेकिन जो भाई है, जो जनता है, जो पब्लिक है, जो कार्यक्रम कराते हैं, जो समिति के लोग, वो सोचते हैं कि नेता से बहुत उम्मीद करते हैं। उनको लगता है कि नेता है यार, जितना बड़ा फ्रेम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेता, हर नेता, मतलब ठीक है मदद करना है, सबसे जुड़े हुए हैं। वैसे ही आप देखे हैं सेक्टर 7 में, मतलब जैसे आप सेक्टर 7 का तालाब देखिए, बिल्कुल आप देख पहले बहुत गंदा था, अब लेकिन मैं देखता हूँ कि भाई उसको आज उसमें कार्यक्रम होते हैं, हम 25,000 लोगों का भंडारा कराते हैं सावन में, 25,000 लोगों का भंडारा। भंडारा से ज्यादा खास तो ये हो जाता है कि आप वो कोई सिंगल साड़ी में 500-600 रहते हैं लोग ना, वो जो हमारी बहनें हैं, एक कलर की साड़ी पहनती है। आप कभी वीडियो देखेंगे, आपको बिल्कुल देखा हुआ भैया। अगले महीने सावन स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप आइएगा, परिवार के साथ आइएगा, देखिएगा, बहुत सुंदर। शाम को हम महाआरती करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात भोले बाबा यहाँ पे उतर के आए, मतलब महाआरती करवा रहे हैं। यही नहीं, यहाँ तक आप छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, आप ये यहाँ तक मैं बता रहा हूँ ना, पिछले साल की बात है, पूना से कोई था, उन लोगों ने पहले के साल ABP कोई नहीं, एक समाचार पत्र में आया, समाचार में आया था टीवी में, तो उन्होंने देखकर वहाँ देखने आया, महाआरती को देखने आए पुणे से, कि सेक्टर 7 में महाआरती कैसे होता है। इतने हजार लोगों, 25,000 लोग भंडारा कैसे कराते हैं। और एक चीज बता दे रहा हूँ, और वो हर साल होता है, हर साल होता है, पिछले 20 साल से लक्ष्मीपति राजू क्या करते आ रहे हैं, जब से कम से कम, हाँ बिल्कुल 10 साल से तो हो ही रहा, अभी 10 साल से हो रहा है ना। उसके पहले होता था, छोटे स्तर पर होता था, लेकिन आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, उस भंडारे में जो है ना, पूरी जो हमारी 500 महिला बहना है, एक कलर की साड़ी में रहती, वही पूरा भंडारा संभालती है। अच्छा, वो भी जिम्मेदारी हमारी बहनों का है, वही संभालती, वही करती है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कांग्रेस पार्टी से कैसे जुड़े, इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं कॉलेज में पहले चुनाव लड़ा, हाँ मुझे पता चला, जॉइंट सेक्रेटरी बना। हाँ जी भैया। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी के बनने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे कुछ, उस समय की बात है, कुछ नेता थे, मैं चुनाव जीतने के बाद मेरे को उनके साथ चले गए थे। अच्छा, मतलब साथ साथ रहते थे। तो कभी किसी चीज़ की बात हुई, उनको कुछ चीज़ें ऐसा कभी कभी होता है राजनीति में, वो शायद उनको लगा कि मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ, उनको लगा हो कि नहीं। तो मेरे को पता चला कि कुछ किसी चीज़ की बात आई, तो उन्होंने, मेरे को महसूस होने लगा कि उनको मेरे कारण कुछ समस्या, तकलीफ हो रही, उनको लग रहा है कि मैं बढ़ रहा हूँ। तो मैं उस समय से वो नहीं किया, लेकिन मैं लगातार चुनाव लड़ते रहा। चुनाव लड़ने के बाद फिर मेरा देखते रहा NSY था,
हाँ, NSY आप NSY में शुरू से हो भैया? NSY में हूँ। मैं NSY में प्रदेश का सेक्रेटरी था और उसके बाद भिलाई नगर NSY अध्यक्ष बना। मैं कांग्रेस कमेटी में भी था। मैं 2 बार भिलाई नगर NSY का अध्यक्ष बना हूँ। ओके। हाँ, तो मेरे को दिखता था ये जो लड़के उस समय NSY बहुत ज़्यादा, अभी भी है लेकिन अभी भी है। बहुत ज़्यादा, जब ये आंदोलन करना है तो NSY ही आंदोलन करते, वही लड़के करते हैं। वो करने का मेरे को भी एक जोश रहा। फिर मैं उसके अलावा रायपुर मृत्युंजय दुबे जी के साथ भी जुड़ा हुआ था। अच्छा, हाँ, आप लॉ कॉलेज के भी कंटिन्यू प्रेसिडेंट रहे हो? मैं लॉ कॉलेज के प्रेसिडेंट भी था। और आपने पूरे लॉ पे पढ़ाई की है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे लक्ष्मीपति राजू भैया सबसे ज़्यादा शिक्षित नेता में भी आते हैं। आपने BA किया, LLB किया, और क्या क्या पढ़ाई? मैं MA किया, BA किया, MA किया, LLB किया। LLB किया, हाँ, मतलब मास्टर्स भी आपने किया है, लॉ भी आपने पढ़ाई की है। किया। भाई आज की डेट में थोड़ा अशिक्षित लोग भी आ जाते हैं, पर मैं जिनसे बात कर रहा हूँ भाई वो बहुत शिक्षित है। उसमें आपको बता दूं, मेरी जो पत्नी है हाँ। वो भी पढ़ी लिखी है। मतलब वही कल्याण कॉलेज से M.Com की है। हाँ हाँ। कल्याण कॉलेज से MA इंग्लिश की है। हाँ। फिर M.Com मतलब वहाँ B.Ed भी की है। अच्छा। हाँ, B.Ed भी की है। वर्तमान में भी DPS में मतलब भाभी पढ़ा मेरे रही हैं? ख्याल से पढ़ा रही है 20 सालों से DPS में टीचर। भैया आपसे बात करने में अब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि लोग भी उस चीज को ज्यादा ध्यान से सुनने लगते हैं और जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी बढ़ जाती है कि भाई हम बात किससे कर रहे हैं। मेरी पत्नी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा, आपका लव मैरिज है भैया? लव मैरिज है भैया। उसी कॉलेज में पढ़ती थी। वो कॉमर्स की थी, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था। भैया प्यार शादी हुए कितने साल हो गए आपको? शादी हो गए, मेरे बच्चे बड़े हैं अभी। तो मतलब मेरा बेटा अभी हो गया, मतलब 27-26 साल का हो गया बेटा। और भाई भैया आप उस टाइम पे लव मैरिज किए थे जिस टाइम में सब कोई अगेंस्ट में रहा करते थे ना? बहुत विरोध होता था। बहुत विरोध होता था। आज के डेट में विरोध होता है भैया, तो उस टाइम उस समय होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, उसमें मजेदार किस्सा, उस समय बहुत दहेज प्रथा भी चलती थी। हाँ, है ना? बहुत घर में बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ। लोगों को लगता था कि शादी, अब तो आजकल लड़कियां गोल्ड होने लगी है। गोल्ड बोलते लड़कियों को। हाँ। लड़कियां कम होने लगी, लड़कियां पसंद करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियां पसंद करती है। हाँ। लड़कियों से पूछा जाता है आजकल आपको पसंद है कि नहीं। आप 10 दिन पे 5 दिन में इस टाइप परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि मेरे आपको बहुत एक घटना बता रहा हूँ। मैं जब मैं मतलब मेरी शादी हुई थी तो मेरी बहन भी छोटी, हम लोग 3 भाई 1 बहन है। बिल्कुल, है ना? तो बहन होने के कारण बहन का बेटा था 6 या 7 साल का, और बिटिया थी बिटिया थी कम से कम 12 या 15 माह की। तो उस समय बीमारी के कारण मेरी बहन का देहांत हो गया। अच्छा, दीदी चली गई? दीदी चली गई थी। तो दीदी चले जाने के बाद बचपन से बच्चे मेरे पास रहने लगे। अच्छा, लव मैरिज होने के बाद इसमें मेरी पत्नी का बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे बेटा भी मेरे साथ था। मतलब हमको लोग, मेरी पत्नी को पूछते थे कि अभी तो आपके ऑलरेडी 3 बच्चे, फिर चौथा क्यों? अच्छा, आपने दीदी के बेटे को? बेटा बेटी मेरे पास ही रहते हैं अभी भी? वो आप ही के साथ? हाँ, अभी तो भांजे की शादी, अभी तो मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ। भैया मतलब आप सबके लिए एक बराबर हो? नहीं, वो तो मेरे सब बहुत, मेरी दुखद घटना, जिंदगी की घटना को भूल नहीं सकता। छोटी बच्ची थी तब से मेरे साथ रहती है। बेटा भांजे की शादी मैंने पिछले 2-3 सालों पहले किया भिलाई की लड़की से। वर्तमान बचपन से, जैसे हमको वही लोग हमारे 2 नहीं 4 बच्चे सोचते हैं एक्चुअल में। आप ये सोचते हो मेरे 2 नहीं 4 बच्चे, क्योंकि भाई वो तो दीदी के जाने के बाद शुरू से मेरे पास ही रहते हैं बच्चे। हाँ। है ना? उसके बाद हुआ क्या, हम बताया ना, मेरी पत्नी को पूछते थे भैया आपके 3 ऑलरेडी बच्चे हैं और चौथे क्यों? अरे उनको लगता था कि नहीं, हम लोग को, उनको कभी हम लोग ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग, हाँ हमारे बच्चे तो अभी भी वही है। तो अभी भांजी की जन्म, वो चलो ऊपर वाले की भोले बाबा की कृपा है, उसका भी रिश्ता आया। अभी 2-4-6 महीने में उसका शादी करने वाला है। अभी साहब मेरे एक लड़का लड़की है, मेरी बहन की शादी होने वाली है। हाँ हाँ, टोटल। भैया ये स्टोरी मतलब वाकई मैं सबसे ज्यादा परिवर्तन की मुझे लगता है राजू भैया को। मैं इससे मेरे को बहुत परिवर्तन हुआ मेरे को उसके बाद से। इसमें मेरी पत्नी का बहुत सहयोग रहा, मेरे को अभी भी रहता है। भैया जब भाभी की बात हो रही है और आपकी लव मैरिज है और सक्सेसफुल लव मैरिज है, आज कई सालों से 2500 साल से आप साथ में हो, राइट भैया? आजकल के ना समाज में ना एक कुरीति चली आई है। आप देख रहे होगे लोग शादी कर रहे हैं, लव मैरिज भी करो या अरेंज मैरिज करो, इस टाइम पे लोग या तो डाइवोर्स दे रहे हैं या फिर मृत्यु की घटनाएं सुनने में आ रही है। मैं आपसे 2 शब्द चाहूँगा, अगर आप चाहो कि दीपक इस पे कुछ बताऊं। आपको क्या लगता है समाज किस ओर जा रहा है भैया? बहुत, अगर आप, मैं बोलता हूँ ना, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो या कोई भी शादी कर, मतलब मेरा एक सोचना है,
आप पहले एक दूसरे को प्रति समझ लो। आप ये जो घटनाएं हो रही है ना, ये अच्छी नहीं है, बहुत अच्छा संदेश नहीं है जो आप देख रहे हैं समाज के प्रति। समाज के प्रति बिल्कुल अच्छा संदेश। शादी मैं समर्थन हूँ, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। मैं चाहता हूँ एक बार शादी कर लो, आप लाइफ पार्टनर आपकी बन रही, जिंदगी भर अच्छे से रहो। अगर आपको इच्छा नहीं है, आप पहले से क्लियर कर दो ना, यार हमारी इच्छा नहीं है, नहीं करना है। हाँ भाई, हम भी आज बच्चों की शादी कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। मैंने बताया ना, अभी तो मेरे बच्चे करूँगा, लेकिन पहले भांजे किए। भांजे को भी हमने पूछा कि भाई तेरे पसंद है तो हाँ कर, नहीं तो ना कर। भैया आजकल ना आज भांजी की भी शादी हुई है। हाँ। हमने उसको 10-15 दिन समय दिया, बेटा तू पहले समझ ले। हमने जितने रिश्ते 2, 4, 5 सब रिश्ते बोला, जब तेरे को पसंद आएगा, जब तू हाँ बोलेगी बेटा तब करेंगे। लेकिन हमने बच्चों को पहले ही बोल दिया, बेटा कोई गलत करना नहीं जिंदगी में, हम कभी तुम्हारे विरोध में काम नहीं करेंगे। भैया लेकिन समाज में ना आज के डेट में आपके टाइम का प्यार आज भी सक्सेसफुल है। मैं अपने समाज से हटके, अपने परिवार से हटके, आप एक नेता हैं और आप एक बहुत सक्रिय नेता हैं भैया। आप आज से नहीं 20 साल से, आप 20 साल से भी पहले से, 20 साल से तो सिर्फ आप 18-19वें साल में मैं चुनाव लड़ लिए थे। तो आज आपके उस औहदे पे हैं आप कि मैं आपसे ये वर्ड पूछ सकता हूँ। आजकल ट्रायंगल का बहुत सीन देखने को मिल रहा है भैया, पति पत्नी और जो वो वाला बंदा आ रहा है उसके चक्कर में मर्डर हो रहे हैं। बिल्कुल, तो आप पहले क्लियर करो ना। मैं तो अभी भी यही बोलता हूँ, आपकी इच्छा, मैंने बताया ना मेरे घर में। इसमें आपको लगता है कि जैसे आप पेरेंट्स होके पूछते हो कि भाई खुल के बात करो, वैसे करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। और अगर ऐसे कोई ये रहता है, चाहे लड़का हो लड़की, परिवार में स्पष्ट बताए। लेकिन ये घटनाएं करना मैं नहीं सोचता। वो भी बच्चा किसी माँ का लाडला है। हाँ। उसके भरोसे भी कोई माँ बाप है, बिल्कुल, उसके भरोसे भी उसके कोई भाई बहन है। हाँ। उसके भरोसे कोई और परिवार सदस्य है कि मेरा बेटा है, ये आगे चल के हमको पालेगा, खिलाएगा, पिलाएगा। हाँ, एक उम्मीद रहती है, बुढ़ापे का सहारा रहता है। लेकिन ये घटना मैं एकदम टोटल विरोध करता हूँ। कोई भी बच्चा, चाहे मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा, किसी का बच्चा हो, क्लियर कट बताए हमको पसंद है ना पसंद है। लेकिन इन सब चीजों से दूर रहे। घटनाएं घटने से पहले घर में अपना डिस्कस करो। मतलब बोले ना, हम मौका देते हैं। हाँ। बेटा तू 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, तू 10 रिश्ते ठुकरा, लेकिन जब तेरे को सही लगेगा तभी बोला, लेकिन गलत नहीं करना। हाँ। अगर तेरी कुछ इच्छा है, तेरी भावना हमको बता, मतलब हम तेरे विरोध में नहीं करेंगे। भैया ये कहना चाह रहे हो कि आज की डेट में पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि व्हाट यू लाइक और व्हाट यू डोंट लाइक। बिल्कुल, ये घटनाओं का मुख्य एक कारण ये भी आप मानते हो? आप दबाव में नहीं करो, अरे वो बड़ा घर का रिश्ता आ गया, वो बहुत पैसे वाले हैं, हो रहा है वो बहुत राजनेता है, वो बड़े अधिकारी है, उन धन दौलत संपन्न है, लेकिन बच्चा तो देखे ना, आप घटनाएं देख रहे हैं ना, बच्चा तो बहुत कमजोर वर्ग के व्यक्ति से प्यार कर रहा है, बहुत कमजोर वर्ग से। उसको अपने जीने का तरीका, उसको बोले एक बार उसको डिस्कस कर लो, आप दोनों को बैठा के देख ले बेटा, उसमें इसमें अंतर ये है। वो हम अच्छे जगह रिश्ता कर रहे, फलाना वो है, अगर उसके अलावा भी तेरे को इससे लगता है, प्यार है, अगर तेरे को इससे अच्छा लगता है तो तू कर ले, तेरी जिम्मेदारी है। ऐसा पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल भैया, पहली बार कोई ना एग्जैक्ट आंसर मेरे को दिया है कि, और मेरे दिल की भी आंसर यही है, पर ये आप जब बोल रहे हो ना तो मैं समझ सकता हूँ। सेक्टर 7 के आप पार्षद हैं, बेसिकली भिलाई की जनता हमारी पॉडकास्ट देखने वाली है। उसके अनुसार मैं ये पूछना चाहूँगा कि सेक्टर 7 में आप जब से आए हो तब से लेके अब तक में क्या क्या कार्य हुए? देखिए, कार्य तो सेक्टर 7 में आज भी भैया, मैं अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि भिलाई के हो। बिल्कुल भैया, 2008 से मैं यही हूँ। मैं जब सेक्टर 7 में बना था पहले बार में, तो पहले बार में मैं पहले कॉलेज का बताया ना, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट था। हाँ। मैं कॉलेज सेक्टर 7 देखता था, आप देखे होंगे। हाँ। आप एक तालाब देखे होंगे। हाँ, तालाब तो बिल्कुल सॉल्व हो गया। क्या स्थिति रही होगी पुरानी स्थिति तो पता है भैया, बहुत बुरी स्थिति। सीवरेज का पानी जाता था, हो जाता था। उस तालाब को मैंने, मतलब बहुत करोड़ों रुपए गया। लेकिन आप देखोगे आज दिल्ली से भी कोई टीम आती है ना, सेक्टर 7 शिव धाम तालाब को देखने आती है, उसको दिखाया जाता है। वो एक ट्रेडमार्क बन चुका है। कुछ भी भिलाई में, आप भिलाई के नक्शे को, दिल्ली में भी टीम आती है, चाहे कहीं भी टीम आती है, आज उस तालाब को देखने आते हैं। उसको देखकर बहुत से तालाब डिजाइन किए, लेकिन आज भिलाई में अगर सबसे कम लागत में बना है सेक्टर 7 का शिव धाम तालाब बना है। इससे भी अधिक राशि और भी आवंटित हुई है, लेकिन अभी तक तालाब भी कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन सेक्टर 7 का तालाब कंप्लीट हो गया। मेरे को एक चीज़ याद है, मैं आपके पास 2017-18 के बीच में था, कोविड के जस्ट पहले मैं इवेंट कराने के लिए, आपको याद है? तब मैं कोविड में आपको एक चीज़ बता दूं। हाँ, कोविड में दीपक भाई, मैं आपको बता रहा हूँ,
अगर भिलाई में छत्तीसगढ़ में अगर आप वो लिस्ट उठा के देख लीजिए, वैक्सीनेशन अगर लगा है तो सबसे ज्यादा सेक्टर 7 में मेरे कार्यालय में सबसे ज़्यादा पूरे भिलाई के रायपुर से भी लोग आते थे। इसके अलावा आसपास सब जिले के लोग भी आके कंटिन्यू आपने व्यवस्था कर रखा था, क्योंकि आप शुरू से पत्रकारिता के प्रति आपकी रुचि है। मैं देखते हूँ कहीं ना कहीं आपको पत्रकारिता में लगाव है। आप हमारे छोटे भाई भी हो, मैं आपको शुरू से जानता हूँ। तो आपने देखा है सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हम लोगों ने उस समय हमने ये नहीं देखा कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। आपने उदाहरण बताया ना, बोला क्या है इंसान, इसको पहले उठाओ। अच्छा, मेरी टीम भी ऐसी थी, 60-70 लोग जो टीम है सभी लड़के काम करते थे। और आपके साथ रहने वाले मैंने एक चीज देखा, कट्टर प्रेमी हैं आपके। नहीं, वो मेरे छोटे भाई के समान नहीं, लेकिन वो आपका प्रेमी तो है। नहीं, मेरे छोटे भाई के समान रहते, बताया ना भैया। मैं तो एज अ पॉडकास्टर वर्ड यूज कर रहा हूँ, पर आप भाई मेरे को ऐसी नहीं, वही नहीं। सेक्टर 7 में मतलब लगभग चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, माता बहन हो, कहीं ना कहीं उनसे ऐसा मेरे पारिवारिक संबंध हो गया। मेरे को आज सेक्टर 7 में मतलब कोई भी व्यक्ति का मृत्यु होती किसी कारण, मेरे को तकलीफ ऐसा होता है। ये मेरे करीबी थे, मेरे घर का परिवार का सदस्य मेरे से दूर हो गया है ना। तो वही बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है। कोविड में आप देखे हो ना, ये 70-80 लड़के दिन रात सैनिटाइजर घर में, मतलब यहाँ तक कुछ घटना बता रहा हूँ आपको। मतलब मैंने गाड़ियों में लाशों को भरते हुए देखा है ना, अपनी लोगों से। हाँ, मैं मतलब देखता था। आपने तो किया ही है, पर आपकी पूरी टीम एक्टिव रहती टीम रहती थी। जब हम मुक्तिधाम जाते थे गाड़ियों में लाशें रहती थी। अच्छा, उसके अलावा हमको भय, एक समय बाद हमको पूरा भय खत्म, शुरू में था भय था। लेकिन क्या होता था हम बता रहे हैं, अगर उस व्यक्ति की वो हुआ, मतलब घर का ही व्यक्ति उसको अंत्येष्टि करने में डरता था, दूसरे से करवाता था। लेकिन हम सेक्टर 7 में ही जो डेथ हुआ, किसी के तो बाप पिता की जब मृत्यु होती थी, उसका बच्चा छाती में बैठ के रोता था। बहुत तकलीफ वो क्षण आप अगर देख लेते ना, आज मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बहुत तकलीफ था। पिताजी वहाँ तड़प के मर रहा है, पड़ोसी खड़ा है एक दरवाजे पे, वो पड़ोसी खड़ा उस दरवाजे पे, छत पे खड़ा आदमी, लेकिन उस आदमी को छूने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। ये तो सीन हम सब कोई तैयार नहीं होता था। वो उसका परिवार, सिर्फ बच्चे उसके बाप के छाती में बैठ कर रोते थे। ये सीन तो आपने देखा है भी? मैं देखा, मैंने आपने लाइव देखा, हमने टीवी में मेरे टीम के, आप टीवी में देखे, मेरे टीम के जो लड़के थे साथ के भाई, उस बॉडी को उठाते थे। और बताऊं आपको, उसमें से भगवान की कृपा थी या लोगों का, जनता का आशीर्वाद था। हम लोग दवाई भी सभी घर घर ले आके देते थे हॉस्पिटल से। हाँ, अगर कुछ मैं सुनता था कि कुछ हुआ तो लक्ष्मीपति राजू जी की टीम को फोन कर लो, क्योंकि यहाँ टीम बटी हुई थी है ना। और दवाई उस कोई भी बोल दे, भिलाई में हम लोग दवाई सेक्टर 9 को, सेक्टर 9 हो, प्राइवेट, यहाँ तक किसी घर में खाना नहीं बन रहा, हम लोग खाना व्यवस्था भैया। उस टाइम आपको डर नहीं लगा कि डर खत्म हो गया था दीपक भाई, मेरी और मेरी टीम को डर खत्म हो गया था। मतलब एक डर एक खत्म हो गया था कि वो लोगों का आप जब तकलीफ देखने लगते हो दीपक भाई, तो मतलब याद है जिंदगी मैं आप तो बहुत बड़ी बात बता दी है मुझे याद है, मैं जो चीज़ का जिक्र कर रहा था, मैं आपके पास ऐसी किसी चीज़ के लिए आया था, किसी के साथ आया था, और आप बैठे हुए थे। आप भी वो लगाते हो जो टेबल पे बैठ के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो आपके भी घर पे लगता है। मैं देखा हूँ सेक्टर 7 वाला वो चीज़, वो दृश्य मेरे माइंड में है, इसलिए मैं आपको आंखों देखा चीज़ बता रहा हूँ। जब गर्मी में पानी का टैंकर से लेके चीज़ों तक में आप एक्टिव रहते हो। अरे इस गली में नहीं गया भेज, मैं उतने देखा और चला गया। क्यों चला गया? बोला भैया इतना बिजी यार, चलते नहीं। तो मैं भगवान का कृपा है, और मतलब जो मेरे लोगों का हर कॉल उठाते हो भैया? मैं कॉल अटेंड करता हूँ, हर कॉल उठाते हो। मैंने आपकी ये चीज़ देखा है, और मैं ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ कोई, नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे गलत भी सवाल कर सकते हो। अपन बातों में करेंगे, गलत भी सवाल कर सकते हो आप। अगर कहीं लगता है तारीफ नहीं कर रहा हूँ मेरी कार्यशैली में, मेरी वाणी में, मेरी राजनीति में या मेरे और कार्य में, अगर आपको लगता है बिल्कुल, पर जो चीज़ है वो है। भैया मैं आपसे एक सलाह चाहता हूँ कि आपके अनुसार आज की स्थानीय राजनीति में जो हम अभी देख रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या मतलब हर आदमी को क्या लगता है कि राजनीति बहुत आसान है। राजनीति बहुत आसान है। राजनीति आसान नहीं है, सबसे कठिन काम है। राजनीति जो है सबसे कठिन काम है। 10 काम कर लो, आप एक काम छोड़ दो, आप बुरे बन जाओगे। मतलब वो आदमी को, वो इंसान को एक काम देखने को मिलता है कि लक्ष्मीपति राजू ने या फलाने नेता ने मेरा ये काम नहीं किया। वो 9 के 9 कामों को भूलने के बाद उस एक माइनस काम को जो है ना, उस माइनस काम को व्यक्ति याद रखता है, जो एक नहीं कर पाए। उसको लेके उसके मन में एक खींचतान रहता है।
बोले नहीं यार हमारा वो काम नहीं किया। ये बहुत तकलीफ वाला समय रहता है। लेकिन भैया आप लोग कितना काम लेकिन करते हो उसको याद एक नहीं चीज है, राजनीति में एक चीज सीखना चाहिए हर आदमी को, नेकी कर और दरिया में डाल। काम कर हाँ हाँ और उसको भूल जाओ तुमने क्या किया है। उसको ये मत जताना एहसान मत जताना, उसको ये एहसास नहीं कराना कि मैंने तेरे को मदद किया, मैंने तेरा काम किया। आप काम कियो, आप बस बात भूल जाओ। खत्म। जिस दिन आप चुनाव जीत गए उस दिन आप सबके नेता हो, मतलब सबके लिए, किसी एक व्यक्ति के नहीं हो, हर व्यक्ति के आप हर व्यक्ति के आप मददगार हो। आपको ये नहीं देखना है कि कौन मेरे को वोट किया कौन वोट नहीं किया। जिस दिन आप प्रतिनिधि बन जाते हो तो जैसे घर में हमारे माँ बाप है, बच्चे चारों उसके लिए बराबर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। अच्छा करे बुरा करे सब चीज आप दुख सुख में खड़े रहते हैं माँ बाप। बिल्कुल भैया। वैसे ही जैसे ही हम जनप्रतिनिधि जिस दिन हम चुनाव जीत जाते हैं, हाँ हाँ हमारे लिए हमारा सहयोगी भी हो हमारा विरोधी भी हो, हमको सबको एक समान देख के चलना है। वो अच्छा का सोचना बुरा सोचना वो उस व्यक्ति उस इंसान की जिम्मेदारी है। भैया आपने बोला दीपक तेरे पास अगर कुछ बुरे क्वेश्चंस हो वही तू पूछ सकता है और आपकी तरफ से छूट है। हाँ, हाँ। तो एक दो है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा लोगों का मानना है, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं है। आप पर आरोप लगे हैं कि आपके खिलाफ कई झूठे FIR दर्ज हुए, क्या यह आपके विरोधियों की राजनीति है या इन आरोपों की में कुछ सच्चाई भी है भैया? देखिए मेरे ऊपर बिल्कुल FIR हुए हैं, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में आंदोलन करता था मृत्युंजय दुबे के साथ, तब के मेरे अपराध दर्ज है। जो भी है छात्र राजनीति के आंदोलन के अपराध है, ये बाकी अन्यथा कोई आज तक आप कहीं साबित कर पाए क्या? ये विरोधियों का वो है। मैं एक मध्यम परिवार का लड़का था। मतलब आपको लगता है कि मैं सेक्टर 7 से दीपक आज तक एक तो मेरे कोई पछाड़ नहीं पाता, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ तो पछाड़ पाता नहीं। ये मेरे जो बताया ना मेरे लोग हैं, मेरे भाई मेरी बहनें मेरे टीम के लोग, इनका प्यार है, इन लोग इनके सहयोग जो है ना, इनका जो मेरे को ताकत दे के रखे वही ना, तो प्यार है, मैं जिसकी वजह से आपको कोई लीडर पछाड़ ही नहीं पा रहा है। मैं लीडर जो इनकी देन है, इनकी बदौलत लीडर हूँ। ये जो मेरी जनता मेरे पब्लिक मेरे भाई बहन मेरे सहयोगी मेरी माताएं बहनें जो है ना, ये मेरा ताकत है। मैं इनकी बदौलत दूसरों से लड़ता हूँ। मैं इनके लिए इनकी जो शक्ति मेरे को देते किसी से भी जाते हैं, कोई डाउट नहीं है। मैं कॉलेज से इसने तो सीखा है। क्योंकि पिछले कार्यकाल में जब हमारी कांग्रेस नहीं थी, उसके पहले की कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, आप रायपुर में अगर कोई धरना होता था, किसी भी चीज पे आवाज उठाना रहता था, मैंने कई बार आपकी तस्वीरें देखी। बिल्कुल। मैं रायपुर में हमारे पर बहुत से अपराध पंजित हुए। बिल्कुल यूनिवर्सिटी में बहुत से अपराध FIR हुए। मैं मृत्युंजय दुबे के साथ टीम हम जेल भी गए आंदोलन में। बिल्कुल जेल भी गए, लेकिन सब राजनीतिक। हम बता रहे ना आप भाई, जब मैं कॉलेज में नेतागिरी करता था, यूनिवर्सिटी से लेकर रविशंकर यूनिवर्सिटी तब बहुत बड़ी थी। आप इधर जगदलपुर बस्तर पूरी हमारे साथ, आज उस टाइम पे तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी हमारी यूनिवर्सिटी के अलावा, 2 यूनिवर्सिटी थी बस। लोग हमारे साथ जुड़े हुए जब हम आंदोलन करते थे। मतलब आप मानेंगे 90-91 की बात है, मेरे पास आज भी फोटो है, वीडियो जो भी है उस समय कैमरे से जो भी बना के रखे। हम कम से कम 45 50 उस समय कमांडो गाड़ियां होती थी, जीप होती थी, उसमें जाते थे आंदोलन करने। भिलाई से जब तक लक्ष्मीपति नाराज राजू ना पहुंचे आंदोलन स्टार्ट नहीं होता था, क्योंकि वो सबसे आगे लड़ेंगे ना। बिल्कुल लड़े। मृत्युंजय दुबे जी हमारे लीडर थे, हाँ, और पावरफुल लीडर थे, लड़ते थे। हाँ, पावरफुल था, आज भी वो पार्षद है। तो लेकिन एक पहले तो एक साथ करते, लेकिन अब दूसरे दल में है, लेकिन वही घर परिवार का संबंध वही है, प्रेम वही है जो उनके वो साथ अपराध दर्ज है। हम आरक्षण में थे, लेकिन वो भी अपराध चलते रहे। जब आप देखना एक साथ 10-20 लोगों पर कभी भी अपराध दर्ज होता, जिंदगी भर खत्म नहीं होता। लेकिन हुआ कैसे, जो अपराध दर्ज किया बड़े रजिस्ट्रार थे, कुलपति जी ने किया, धीरे धीरे मतलब किसी वो अधिक उम्र होकर उनको देहांत हो गया, मृत्यु हो गए, तो गवाह हुआ खत्म हो गया। आज अपराध सब खत्म हो गया। आज की डेट में बाकी FIR जो हल्ला करते हैं आज तक कोई साबित नहीं कर पाए। और खुद इन पर खुद भ्रष्ट आपराधिक किस्म के लोग, ये सब में राजनीति में चलते रहता है। मध्यम परिवार का आदमी बढ़ता है, क्योंकि देखिए बिल्कुल ना मेरे पिताजी कोई राजनीति में था, ना मेरे परिवार में कोई राजनीति में था, जो थे आपसे मेहनत करके स्टार्ट हुआ है। तो लोगों को क्या कभी कभी तकलीफ होने लगता है। एक और क्वेश्चन, एक और इल्जाम आपके ऊपर है, बहुत गंभीर है, जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। विवाद पर आपका क्या पक्ष है? कई लोग कह रहे हैं कि गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा गया। क्या आप इन गलत है तो क्यों नहीं कार्रवाई करवा लिए इन लोग? क्यों नहीं करवा लिए? मतलब वो झूठा वो भी आरोप था कि यार चलो लक्ष्मीपति राजू जी को यहाँ से पछाड़ लेते हैं। हाँ, गलत है, उनके प्रेम से तो नहीं रोक पा गलत है, रोज तो लगे रहते थे, है ना, लगे रहते थे, क्यों नहीं कार्रवाई करवा लिए? इसके पीछे भी कोई भी तथ्य नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ मिल पाया?
क्यों नहीं कर पाए कार्रवाई? ये बात कुछ चली नहीं थी मिला, कुछ नहीं मिला तो कुछ ना कुछ करना है। ये मजा लेते रहते हैं, हाँ। अपने पराये सब मजा लेते रहते हैं। कहाँ और ये सब किसका अपने ही है टांग ना? खींचे, है ना, सब अपने ही है। अपना ही होता है ना। ये तो चलते रहता है और जिंदगी भर चलते भी रहेगा, चलते भी है ना। रहेगा। भैया क्या आपको लगता है कि राजनीतिक ताकत रखने वाले व्यक्ति पर ऐसे आरोप आम हो जाते हैं या आपके साथ कुछ अलग हो रहा है? राजनीति में आरोप लगना ही है। आप जब तक, आप एक चीज बताओ, तभी जब तक आपकी बुराई ना हो ना तो राजनीति का मजा नहीं है। जब मतलब आप इसको समझते हो कि ये मेरे लिए गुडविल है? गुडविल है। आपकी बुराई तभी होगी जब आप, ये याद अंदर कोई रखना, बात आप होगी। तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप ऊपर की ओर चढ़ रहे भैया हो, हर फोटो आपका में आप प्रभाव बढ़ रहते रहा हो। है। हाँ, मैं आप इसलिए चढ़ रहे हो, रिक्वेस्ट उसी भी का किया था। आपको लोगों को तकलीफ होता है। अच्छा, तकलीफ होता है, लेकिन सारे नहीं। देखिए अपन घर परिवार है, घर में पूरा 10 लोग हैं, जरूरी नहीं कि 10 के 10 जमे, 8 लोग को जमता, वैसे ही है राजनीति में। आप देखें कभी भी, आप पूरा चुनाव उठा के देखिए, हाँ, ये भी चुनाव देखिए, मेरे विरोध में चाहे 5 लोग लड़े, 4 लोग लड़े, मतलब ये बोला जाए मेरे अपने जनता का, मेरे जो भी मेरे सहयोगियों का या मेरे क्षेत्र के लोगों का, ये जो मेरे प्रति प्यार है, आप देखेंगे मेरे को 74-75% वोट मेरे को मिलता। आप उठा के अकेले, बाकी जो 24 से 26% वोट है उनमें बढ़ता। आप पिछले दोनों कार्यकाल का देख लीजिए। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी आपकी आलोचनाएं हैं। आलोचक कहते हैं कि आप राजनीति में लोगों की सेवा के बजाय अपना प्रभाव बढ़ाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इस आलोचना का जवाब आप कैसे देंगे? अगर अपना प्रभाव बढ़ाना रहता ना तो मैं चुनाव जीतता नहीं, और भी लोगों के समान दूसरे बार में ख़त्म हो जाता, घर में पड़े रहता या तो कहीं और घूमते रहता। मतलब आपके हिसाब से जो ये आलोचक है, ये पर्सनली, ये तो आलोचक विरोधी जिनके पास कुछ राजनीति करते हैं ना, इनके पास तो यार इनका काम ही है करना। अरे राजनीति आप जितना कार्य करोगे उतना आपका नाम होगा यार, वो तो होना ही है, बताया ना। मैं तो ऐसा कोई, मेरे को कोई फ्री में तो कहीं मिला नहीं, है ना। कोई मतलब कोई उठा के मेरे को दे तो नहीं दिया। मैंने कॉलेज से, आप देख रहे हो मेरा इतिहास आपके पास है, मैं चुनाव लड़के बनाऊँ, कोई मेरे को मुफ्त में रेवड़ी बटी नहीं है कहीं मेरे को। मैं जब भी है, चाहे पार्टी दी हो चाहे निर्दलीय लड़ा हूँ, मेहनत करके कॉलेज चुनाव आप देख लो। भैया जब आप लड़े थे तो अपने साथ आपने 2 लोगों को और लड़ाया, मैं बताया ना। हाँ बिल्कुल। तो आपने दोनों लोगों को जिताया, क्या आपको कभी लगा नहीं कि पार्टी आपसे नाराज हो जाएगी? अब पार्टी टिकट काट दी अब उनकी मर्जी थी। अब तो मेरे बताया ना, मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे क्षेत्र के लोग। आप अभी उसी पार्टी के साथ हैं? मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मतलब हमारे लिए कुछ भी हो, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। असलिम शुरू से जुड़ा हूँ उससे, बताया ना, NSY से स्टार्टिंग से ही आप हैं, लगाव है आपको? लगाव है। मैं नहीं चाहता कि उससे कभी मुंह मोड़ूं। मतलब ऐसा नहीं, मेरे को दूसरे, जब निर्दलीय लड़ा, दूसरे कैसे भी ऑफर आया दूसरे दलों से, निर्दलीय को तो सबसे ज्यादा ऑफर आता है भैया, दूसरे कैसे बोले हमारे दल से, मैं उस समय भी बोला नहीं है मेरा, भले निर्दलीय लड़ लूंगा लेकिन जाऊंगा मैं अपने घर। मतलब एक भैया, क्या कभी आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर जानबूझकर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया जाता है? हाँ बिल्कुल। कौन लोग करते हैं आपके खिलाफ ऐसी? आपको कभी लगा नहीं कि कांग्रेस के भी वो लोग हो सकते जो आपके लिए? देखो, एक बोलते हैं ना, घर का वेदी लंका ढाए। हाँ कब देखो, हर जगह अपनों को भी तकलीफ होता है। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों का रहता है, कुछ लोगों का आदतें हैं, है ना, खुद तो कुछ नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते हैं दूसरे के माध्यम से हो। लेकिन ये याद रखना, आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप उस गड्ढे में एक दिन जरूर गिरोगे। आप इस पॉडकास्ट से बिना नाम कहे क्या अपने कुछ विरोधियों को कुछ एक आध दो वर्ड बोलना चाहते हो जो ऐसा कर रहे हैं? आप जानते तो हो उनको ना? मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ ना। उनको सजा मैं नहीं, मेरे जनता, मेरे चुनाव जिताती है ना, वो उनको कहीं ना कहीं सजा देती है और वो सजा भुगतते हैं। उनको पता है? उनको पता है। उनको ये पता है कि लक्ष्मीपति राजू जी ये जानते हैं? मैं उनको पता है? अच्छा, नहीं, कभी क्या होता है ना, हाँ, बिल्ली जब दूध पीती है ना, आंख बंद करके पीती है दूध, वो सोचती मेरे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन वो जो विरोध कर रहा है, जो है ना, जो विरोध कर रहा है ना, वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है। और विरोधियों को आप पहचानना बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन वो सब चीज़ समय, वक्त और स्थान देखकर जवाब दिया जाता है और दिया जाएगा। करारा जवाब दिया जाएगा वाला ये डायलॉग शूट करता है अभी। करारा जवाब दिया जाएगा और देते भी है ऐसे लोगों को। आप तो तुरंत दे देते हो ना, आप राइट टू फाइट चुनाव में तो जवाब तुरंत नहीं दे सकता कोई आदमी, लेकिन आप दे देते हो भैया कई जगह। क्या करें, जैसा ऐसा लगता है। कोई आदमी
आपके आप सोच रहे हो कि मैं ये शिकायत कर रहा हूँ इसके खिलाफ, मैं शिकायत कर रहा हूँ इसके खिलाफ, मैं राजू का वो कर रहा हूँ, मैं फलाने को वो कर रहा हूँ, लेकिन सोचते हैं कि राजू को पता नहीं है मैं राजू लोग के लोगों के खिलाफ का मतलब राजू के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हूँ वो सब। लेकिन हमारे पास सब खबर है, छोटा सा शहर है, छोटा सा ये है, तो सब दूसरे एक दूसरे के मिल जाते हैं। जो ये मुखर वक्ता हो आपको भी पता है कि भाई आप अपने दिल पे कुछ नहीं रखते। मैं जो आप जिम पे भी रहो तो डायरेक्ट सूट होता है आपकी चीज़ें, है ना। आपको नहीं लगता कि कभी कभी ये मुखर होना आपकी राजनीतिक में कोई दिक्कत पैदा कर सकती है? ठीक है, मैं अपनी आदत तो नहीं सुधार सकता, मैं मुखर हूँ, मुखर ही रहूँगा, मुखर रहूँगा, मैं अपनी आदत नहीं सुधार सकता। जो हूँ राइट हूँ, मैं हूँ सही, जो बोलना है मैं मुंह पे बोलता हूँ। हाँ, राजनीति करता हूँ, फेस टू फेस राजनीति, पीठ पीछे वार नहीं करते आप। जो बोलता हूँ स्ट्रेट बोलता हूँ, इस कारण नहीं कहीं मैं बुरा बना हुआ कुछ जगहों पे, लेकिन सही बोलता हूँ। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ भैया, मैंने कुछ चीज़ें पता की तभी ये वर्ड बोल रहा हूँ। मैं जो है मुंह पे बोलता हूँ, पीठ पीछे वो नहीं करता हूँ भैया। ये पीठ पे छुरी नहीं भोंकता सामने। पीठ पे लोग तो छुरा भोंक के चले जा रहे हैं भैया, आप तो छुरी तक बोले हैं बस। एक बहुत ही आपके भविष्य के लिए मैं एक आध दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चाहता हूँ अगर आप सही समझें। आप भविष्य में कौन सा राजनीतिक पद पाने की तैयारी में हैं? क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ने का विचार रख रहे हैं आप? देखो, राजनीति में ना जो राजनीति करता है ना, हाँ, है ना, हाँ, उसकी इच्छाएं बहुत होती है। कोई भी राजनेता हो, हाँ, उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती है, फैक्ट है ना। वो कभी नहीं चाहता कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, राजनीति से अपने आप हट गया होता है तो हटाया जाता है, या तो हटना पड़ता है मजबूरी में। कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से नहीं हटता। इच्छाएं किसकी नहीं होती बताइए ना, सबकी इच्छा है। आप सांसद बनना चाहते हैं या विधायक? मैं क्या बोला, राजनीति में इच्छा है, लेकिन इसमें भी लिखा होना चाहिए भैया। मुझे अभी तो उस पे पढ़ पा रहा हूँ कि विधायक या सांसद लिखा हुआ है। नहीं, क्योंकि पिछले 20 साल से आप पार्टी को कंटिन्यू एज अ पार्षद भी काम किए हैं, नगर निगम पे भी आप अध्यक्ष हैं कंटिन्यू 14 सालों से, राइट। और आप छात्र नेता समय से ही आप कंटिन्यू पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और कार्य करते ही आए हैं आप उनके हर जगह पे। तो आपको नहीं लगता कि नेक्स्ट विधायक हमारे लक्ष्मीपति राजू जी? ऐसा नहीं, आप कभी ये सोचना नहीं कि जिंदगी में कोई सोचा हुआ चीज़ पूरा होता है ना। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा। मैं क्या बताया, कोरोना काल में मतलब बोलना नीचे तो सेवा का भाव है, बहुत ज़्यादा सेवा किया। हाँ। हम काम भी विकास का सेक्टर 7 में आप देखिए ना, बिल्कुल भी, मतलब तो कोई ऐसा रोड नहीं छूटा जिसमें पेवर। आप नेहरू नगर ब्रिज से उतरते देखिए, बस वहाँ पे बन गया भी एक नया, है ना। आपने चौक बनवा दिया, बहुत बड़ा गार्डन बना, बहुत अच्छा बजट बना उसको। मैंने हाँ। देवेंद्र भाई तब महापौर थे, हाँ बिल्कुल। हाँ, उसके बाद देवेंद्र भाई महापौर थे, उसके बाद ही विधायक बना। मैं देवेंद्र भाई की बॉडी में था। हाँ। देवेंद्र भाई को मैंने कन्विंस किया, देवेंद्र भाई इस चीज़ में समझते हैं वो चीज़ों को। अब देवेंद्र भाई के विधायक बनने के बाद जब से बने हैं, आप भिलाई में देखिए, शिक्षा हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे अन्य चीज़ें हो, चिकित्सा हो, इसको बहुत बढ़ावा मिला है। बढ़ावा तो मिला है। भिलाई में उद्यान देख लो, खेल के मैदान देख लो, इस चीज़ को देवेंद्र भाई ने बहुत बढ़ावा दिया। वैसे ही मैंने ना उनको बोला, मैं एक दिन बैठा हुआ था, जो कि उम्र में छोटा है, भाई भाई बोलते हैं हम लोग, तो भाई ऐसा है, तो मतलब भाई यार वो नेहरू नगर के बीच से बहुत सुंदर दिखेगा, है ना, ऐसा उसको बोला, है ना। तो ठीक है अन्ना। फिर बोला अन्ना आपको अन्ना ही नाम से जाने कन्विंस करते हो, बहुत कन्विंस करते हो, है ना, बहुत कन्विंस करते हो। अरे मैं बोला भाई समझा कर। तो उसने फटाक से उठाया, उन्होंने मेरे को बहुत, मेरे ख्याल से 81 लाख रुपए की राशि दी है उसमें, उसी टाइम। हाँ उसी टाइम इंस्टेंट। हाँ, आज आप दूसरे को बनाने लगे, देख लो अन्ना मेरे को कन्विंस करके अपना पैसा ले रहे। तो मैं बोला भाई, लेकिन आज आप देख लो, आज सबसे सुंदर दिखता है, सबसे सुंदर। आप नेहरू नगर और भी उतरिए, बहुत सुंदर। बिल्कुल 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 भैया। मैं बस आप सेक्टर 7 में अंदर घुसी, सड़क 9 का 10 का गार्डन, वो भी देखिए। आप उधर से घुसते हैं, हमने पूरे रोडों पेपर ब्लॉक बिछा, पूरे पेपर ब्लॉक बिछा, चाहे बैडमिंटन कोर्ट हो, हाँ, चाहे किसी भी तरह का ग्राउंड हो, हमने पूरा डेवलप किया। और जितने अभी खेल के जो जनरली है, देवेंद्र भाई के बनने के बाद हम लोगों ने बहुत डेवलप किया उसमें। तो क्या मैं ये समझूं कि लक्ष्मीपति राजू जी और देवेंद्र भाई की जोड़ी सेक्टर 7 और भिलाई क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विकसित करने पे कार्य कर रही है? मैंने एक चीज़ देखा, मैं बताया ना 20 साल से था, हाँ, मैंने देवेंद्र भाई को एक जुनून बोलते हैं ना काम के प्रति, अगर पैशनेट है वो, हाँ, अगर आप उनको कन्विंस कर लोगे भाई ये अपन ले, ये अगर ग्राउंड बनता है तो इससे इनको फायदा होगा, भाई ये चीज में अपन को इससे मतलब उससे प्रॉफिट उनको दिखना चाहिए, फायदा मतलब
जनता। पब्लिक को फायदा होगा हाँ, हाँ। और इससे खेल को बढ़ावा मिलेगा, हाँ। बिल्कुल तैयार होते थे। बहुत पैसा लाया हम लोगों ने उसी मतलब सरकार से कार्य करने के लिए। आप भिलाई में भैया- देवेंद्र यादव जी के कार्यकाल में देखना, आप इतिहास सुधार निकाल देखना, बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा कार्य हुआ। ये तो मैं मानता हूँ कई आप जगहों खेल के पे। मैदान जितने हैं, आप डोम सेट देख लो, आज डोम सेट बहुत काम आ रहे हैं। बहुत काम। आप जितने मैदान है, छोटे आयोजनों के लिए काम आ रहे हैं, लोगों को भवन किराया और ऐसे बचत होता है, बचत तो होता है, 100% बचत होता हाँ। है। आप देखिए ना, इसी का सेक्टर 7 में विकास की बात भिलाई में बहुत हुआ है, भिलाई में तो बहुत ज्यादा काम बहुत हुआ है। हुआ वो भिलाई से हाँ, अब सेक्टर 7 में लोग हल्ला करते बोले काम हुआ है, सेक्टर 7 में हो गया काम। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ता है। आप 5 साल से उस कार्य को, आपको उस कार्य के वो बनाना पड़ता है, रूपरेखा तय करना रूपरेखा, पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तब आपका काम होता है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप छत्तीसगढ़ या भिलाई में क्या बड़ा बदलाव लाना चाहेंगे अपने लेवल पे? छत्तीसगढ़ में मौका मिलेगा जब भी ना, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा और खेल कूद के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, मेरी यही सोच है। अगर जिस प्रदेश का विकास चाहते हो, शिक्षा, चिकित्सा और खेल कूद, आपका उस प्रदेश का विकास बहुत होगा। मतलब आपके हिसाब से शिक्षा, चिकित्सा और खेल पर मुख्य कार्य होना चाहिए। इसके अलावा भैया मैं आपसे ये चाहूँगा कि युवा नेताओं के लिए आप क्या उदाहरण बनाना चाहते हैं? एक ताकतवर नेता, एक जनसेवक या कुछ और? युवा नेताओं को, आज भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो मैं युवाओं को ना यही चाहता हूँ, आगे बढ़ के आना चाहिए। राजनीति को एक सेवक के रूप में राजनीति में अपना कार्य करना चाहिए, उसी के मार्ग, उसी लाइन को लेकर सेवा के रूप में ही, सेवक के रूप में ही आगे बढ़ना चाहिए युवाओं को, और जागरूकता लाना चाहिए युवाओं को, मतलब हर कार्य के प्रति। युवा जो वर्ग है मेन इन चीज़ों पे ही फोकस करे बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत युवा को मैं बताया ना, सेवा की भावना जागृत होना चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए। जब युवा आगे आएंगे, आप जितना भी, तभी देश का विकास भी होगा। क्योंकि आप जितने आज देखिए, हमारे समय से लेकर अभी के वर्तमान समय तक तकनीकी क्षेत्र से लेकर कई सारी चीज़ों में बहुत परिवर्तन है। पहले आप घर में बैठे रहते थे, टेलीफोन का खबर नहीं हो पाता था, आपके घर आप उस समय में गांव करना, ट्रंकाल बुक करना या तो एसटीडी में लाइन लगाए रहते थे। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक चिट्ठी भेजनी है तो लिफाफा 10 दिन में, 7 दिन में, 20 दिन में जा रहा है। आज तो फट से दबाए, फोन करो, व्हाट्सअप करो, आपको फोटो चला जाता, पता नहीं आप चोरी कर रहा, डाका डाल रहा, भाग रहा, तो वो लोकेशन पे पुलिस पकड़ के ले आती है। पुलिस पकड़ के ला रही है। मतलब कितना ये तो बदलाव है, आया। टेक्नोलॉजी तो ये बदल भाई, गई है भैया। आज ये मोबाइल मेरे को चलाने में बहुत तकलीफ होता होगा, लेकिन युवा सब थर दबाते फट से, मतलब परिवर्तन है ना, उनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमसे ज़्यादा। आपके समय पे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपके टाइम पे अंतर्देशीय होता था, तार होता था, यही सारी चीज़ें सुविधा अवेलेबल थी। उस टाइम पे लोगों से बात करना और आज के लोगों को बात करने में आपको क्या लगता है, क्या कठिनाइयाँ इतना ज़्यादा थी आप लोग के टाइम पे कि मतलब मैं इसको थोड़ा सा और आपको डीपली पूछना चाहता हूँ। भाभी थी, आपने लव मैरिज किया, ठीक है, आज की डेट में हम लोग भी लव करते हैं तो ईजिली बात कर लेते हैं। थोड़ा इसको अलग सेगमेंट में डालना चाहता हूँ, राजनीति से हटिए। भाभी से बात करने के लिए आप कैसे करते थे? अरे हम कॉलेज में इंतजार करते थे भाई, कॉलेज आना है, अगर कहीं फ़ोन है रिश्तेदार घर दूर में, बोलते थे भाई इस टाइम आ जाना, है ना, वो टाइम कटना है, मतलब अब भाई एसटीडी है, तुम भी एसटीडी में आ जाओ, हम भी एसटीडी में आ जाएं, है ना, एसटीडी में आ जाए तो कैसा है कि अब कितना हो रहा टाइम, 7 बजे आना है या शाम को 4 बजे आना है। पहले घरों में बंधन था, 5 बजे के बाद 4 बजे कॉलेज का तुम घर में रहना है ना, तो क्या करते थे, टाइम ऐसा होता था कि इंतजार करना है। हम भी एसटीडी में जाके चले जाते थे, टाइम कटता नहीं था, खड़ रहते थे, 4 बजे करना है 2 बजे खड़ रहते थे, उसको भी वहाँ परेशानी, वो भी एसटीडी में पहुँचना है, कुछ ना कुछ बहाना करके एसटीडी में, तो उस समय बात होता पाता था। फिर कुछ समय बाद टेलीफोन हुआ, तो टेलीफोन में बात होता था, तो उसके बाद धीरे धीरे मोबाइल ये सब चीज़ अब आने लगा। उस समय तो तकलीफ था, कॉलेज एक जरिया था, कॉलेज में जहाँ बात कर लेते थे। पापा को मनाना कितना मुश्किल था लव मैरिज के लिए? पापा को मनाना मतलब यार बहुत सारे, चूँकि घर में बड़ा था, हाँ, आप बड़े बेटे, बहन की शादी हो गई थी, 2 छोटे भाई थे। अब उस समय ऐसा चलता था कि यार तू शादी कर लेगा, बाकी भाइयों का रिश्ता क्या होगा। लव मैरिज करने से प्रॉब्लम्स होती थी, सारे सामाजिक हो रहे थे, तब तो सब चीज़ खत्म हो गया, अब तो कॉमन हो चुका है ये। मतलब आजकल बच्चे खुद पूछते हैं, बेटा तेरी पसंद है, तू रह सकती है साथ में, ऐसा है, तू रह सकता है, ठीक है तेरी मर्जी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था,
बहुत रोना है, बहुत झंझट होता था। आप मैं अपने युवा भाइयों के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हमसे, कभी आप पापा से प्यार मोहब्बत में बिफोर मैरिज भाभी या आप पकड़ा है? नहीं, कभी नहीं पकड़ा है? नहीं। आप मास्टर थे? नहीं पकड़ा है नहीं। ऐसा नहीं, कॉलेज था, कॉलेज में नेता थे तो सवेरे से मतलब अगर अच्छा किसी मेरा को देखो, प्यार मैं का- नेतागिरी करता था, मैं बताना फर्स्ट ईयर जीत गया। हमारा उद्देश्य कुछ नहीं, दिन भर काम करना है ना, दिन भर काम करना। बड़ी टीम थी मेरी, मतलब करीब करीब 40-50 लोग की हम लोग की टीम थी, है ना। टीम होने के साथ साथ क्या होता था, दिन भर काम करना। उस समय एक टीम होता था, मोबाइल कोई सुविधा नहीं, टेलीफोन सुविधा नहीं, सब जो बड़े व्यापारी व्यवसाय थे उनको सुविधाएं थी। तो हम लोग क्या करते थे, तो दिन भर सेवा करते थे लोगों की। सेवा करने के बाद शाम को हम लोग एक पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब सब मिलके 50, 10, 20 रुपया एक साथ खाने जाते थे। इतने लोग नाश्ता वास्ता करने जाते थे। ये सब चीज़ें में ज़्यादा ध्यान देते थे हम लोग। ये तो अभी तक के पॉडकास्ट में क्लियर है कि आपके इतना राजनीतिक सूझबूझ और जवाब कोई बढ़िया नहीं दिया अभी तक मुझे, मैंने देखा नहीं। मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू ये बोल सकता हूँ कि पढ़े लिखे होने का और पढ़ा लिखा राजनीतिज्ञ होने का ये उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल हो आप, परफेक्ट। मैं बताया ना, राजनीतिक रूप से व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। इस कारण होना चाहिए, वो सभी चीज़ों को समझ सकता है, बिल्कुल, है ना। आपसे कोई जल्दी गलत करा नहीं सकता। हाँ, आप कोशिश करोगे अच्छा काम हो, हाँ, और आप सोचोगे समाज का हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में मतलब इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, आपकी हमेशा इच्छा रहेगी। हाँ, आपकी सोच हमेशा रहेगी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, और उनको आप बहुत ज़्यादा बढ़ावा दोगे। राजनीतिक में सफलता और असफलता का आपके हिसाब से क्या मतलब होता है भैया? मेहनत करते जाओ, कभी ये मत सोचो कि राजनीति में सफलता जरूरी नहीं है। राजनीति में सफलता जल्दी नहीं मिलती, मेहनत ज़्यादा। भैया अगर आप ये बोल रहे हो तो आप सबसे सफल व्यक्ति भी हो। मेहनत भी वैसी ही है, वैसा लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ ना। हाँ, लेकिन आप सवेरे से उठते हो, आप नहीं भी मिलो, फ़ोन भी नहीं उठो तब भी शिकायत है, आप नहीं भी मिलो तब भी शिकायत है। आपको राजनीति में मैं देखा हूँ, जिस दिन आप जनता के सेवक हो जाते हो ना, आप परिवार से आप दूर होने लगते हो। ठीक है। हाँ, परिवार दूर कैसे होने लगते हो? परिवार का व्यक्ति, परिवार के लोग चाहते हैं कि आज हमारे गार्जियन जो हैं, जब पत्नी सोचती कि मेरे पतिदेव, बच्चे सोचते कि मेरे पिताजी हमारे साथ चले, लेकिन कभी आप सही समय पे उनको समय पे ना ले जा सकते हो, ना पहुंचा सकते हो। मतलब ये चीज़ बहुत तकलीफ होता है परिवार साथ। ठीक है, अगर हमको कोई कार्यक्रम में 7 बजे जाना है तो कभी 9 बज जाता है, कभी 10 बज जाता है, कभी ऐसा होता है, कभी उस दिन निरस्त करना। बिल्कुल करता हूँ। भाभी से लड़ाई होती है? लड़ाई वो समझने लग गई धीरे धीरे। कभी उसने मेरे को लड़ा नहीं, उसको मालूम है जब से मैं कॉलेज टाइम से राजनीति करता था, कभी उसको इसने वो नहीं, वो सिर्फ घर परिवार, चूँकि जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, चूँकि लव मैरिज था, तो उसको समझना था कि मेरे घर को भी संभालना है, बाहर भी देखना है, साथ ही साथ मैंने बताया ना, मेरे 2 बच्चे, मेरे बहन के 2 बच्चे, ये चारों को संभालना है और पूरे बाकी घर परिवार को साथ लेकर चलना है। भैया आप नो डाउट पारिवारिक भी हैं और राजनीतिक में भी आप हैं। कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जिसमें परिवार को भी उतनी आवश्यकता हो जितना राजनीति पे, आपने उस वक्त क्या चुना और कैसे चुना? नहीं, मैंने बताया ना, परिवार का समय आता परिवार के साथ, तो राजनीति के समय आता राजनीति के साथ हूँ। हाँ, ये मैं बहुत स्पष्ट हूँ। परिवार की बात आए तब भी मैं पीछे नहीं हटता हूँ। राजनीति में ऐसा कोई लगता है, चूँकि मैं बोलते हैं ना प्रोफेशनल मतलब एक राजनीति ही करता हूँ, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन अब नहीं है। मैं शुरू से राजनीति कर रहा हूँ। हाँ। अब मैं ना नौकरी कर सकता, हाँ, ना व्यापार कर सकता, ना कुछ कर सकता। जो मेरा जरिया है, तो आय का जरिया, वो आय का जरिया है। हाँ। उसके अलावा मैं दूसरा चीज़ अब चॉइस नहीं कर सकता इस उम्र में, क्योंकि मैं बचपन 19 साल की उम्र से राजनीति कर रहा हूँ, तो मैं भी अपना कोई लाइन चेंज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं बताया ना, राजनीति की जरूरत पड़ती, राजनीति में रहता हूँ, परिवार की जरूरत पड़ती, परिवार के साथ खड़े रहता हूँ। उस पारिवारिक मामले में कभी मैं समझौता नहीं करता। साथ ही साथ एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के साथ, जितने भी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप लोग का सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, नहीं होता, लेकिन उठने का टाइम फिक्स होता है। अभी भी रात को 2 बजे सोता हूँ।
अच्छा, अभी भी 2 और बजे उठते सोता आप कितने उठता हूँ 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि वर्तमान में तो मैं स्वास्थ्य विभाग है, जरूरी नहीं है। अच्छा सवेरे जल्दी फोन आता है, डर ये टेंशन हो जाता है कहीं कोई घटना घट गई, क्योंकि जनरली यही होता है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में होने की वजह से तो सबसे कुछ ना, वो तो एक तो वो चीज़ है ही है। हाँ। उसके अलावा सवेरे आप फोन आए, जनरली क्या होता है कहीं कहीं मृत्यु हो गई रहती है, तो कोई गाड़ियों के लिए फ़ोन करते हैं, इस कारण हमको उसको उठाना, इसका अटेंडेंट रहता है कि वो सवेरे फ़ोन कर रहा है इतना जल्दी, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूरी काम है, आप उठाओ। अगर देर रात फ़ोन कर रहा है, 100 में एक आध आदमी बहुत को भी करता होगा या फालतू का, लेकिन ना जो बहुत लेट नाइट करते हैं उस फ़ोन को हम इस कारण उठाने की कोशिश करते हैं, ये कहीं ना कहीं समस्या में है। या सवेरे जल्दी करता है 6 बजे 5 बजे, तो वो आदमी कहीं ना कहीं समस्या में, इस कारण फ़ोन आपको उठाना ही फ़ोन पड़ता है। हमारा 24 घंटे चालू रहता है। आप देखिए, आप स्वास्थ्य विभाग पे हैं अभी, राइट नाउ कार्यरत हैं आप पिछले 9 साल से। भैया कोई ऐसी घटना आपके नज़र में आपको याद है जिसको देखने के बाद आपका जी एकदम झकझोर गया हो और आपको ऐसा गुस्सा आया हो कि अब मैं क्या करूं? नहीं मैं या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो? मैंने कोरोना में परेशान हुआ, सिर्फ कोरोना काल ही वो आप समझते कोरोना हो? काल में ही हुआ। मैंने कोरोना काल में इस कान में लगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मतलब फिर बता रहा हूँ ना, अगर घर परिवार का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उस परिवार का अगर कोई सदस्य मर गया तो उसका दूसरा उस परिवार का सदस्य उसको मुकाग्नि देने के लिए तैयार नहीं होता था। नगर निगम कर्मचारियों से मुकाग्नि दिलाते मतलब उस थे। टाइम सबसे कुछ ज़्यादा परिवार, झकझोर। कुछ लोग हाँ। ऐसे भी थे। और जब बताया ना, कोई बच्ची अपने बाप के पिता के मृत्यु होने, कोरोना से मृत्यु, छाती में बैठ के छाती पे मार के रो रही है, उससे बड़ा पीड़ा, उससे बड़ा दर्द, उससे बड़ा दुख जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। जब चारों ओर लोग खड़े होकर देख रहे हैं, बच्ची, मतलब बोलते ना, बच्ची कुछ नहीं कर पा रही है, परिवार कुछ नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति को उठा नहीं पा रहे हैं, वो तब बच्चा उस समय जो पीड़ा है, वो दर्द है ना, वो तकलीफ ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते हम। वो आज ही मेरे को याद है, रोंगटे खड़े कर देते। बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा वाला समय था उस समय जो था। वैसा समय मैं नहीं चाहता ज़िंदगी में किसी के साथ आए और किसी परिवार के साथ ऐसी घटना घटे। लक्ष्मीपति राजू भैया एक चीज़ के लिए और जाने माने जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, शाम को 6:30 बजे वो जिम में ही मिलेंगे। हाँ, मैं जिम जाता हूँ। तो उसके पीछे की कोई स्पेसिफिक स्टोरी है कि आप राइट टाइम पे? कोई स्टोरी नहीं है, मेरे को आदत लग गया है। मैं मीटिंग भी चलता है, कोशिश करता हूँ जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी पहुँच जाऊँ, मतलब कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके, मतलब मीटिंग मेरे जिम के समय से ख़त्म हो जाए। जैसे नेतागिरी में जाते हैं, कहीं धरना देने, कहीं प्रदर्शन के आंदोलन, बाकी सब लोग चलो अपन वहाँ बैठते हैं। हाँ। मैं बोलता हूँ यार मेरे को छोड़ दो ना, घर है ना, मेरे को जाना है। मतलब, क्या काम है, मतलब मेरे को वो रूटीन हो गया, मेरे को अच्छा लगता है। तो हिट है उस चीज़ को आप फॉलो, क्योंकि दिन भर आप 2 बजे सोते हो, 4-6 घंटा सोते हो आप। कुछ युवा वर्ग के लिए आप कहना चाहोगे फिटनेस? और युवाओं को तो फिटनेस करना ही चाहिए। युवा आजकल लड़के बढ़िया मैं देखता हूँ, ठीक है, सबका अपने अपने ज़िंदगी है, मस्त कहीं चाय दुकान में बैठ रहते हैं, कहीं चौक चौराहे में बैठ रहते हैं, है ना, कहीं ना कहीं टाइम पास लेट नाइट ढाबे में जाते हैं। मैं सोचता हूँ उससे अच्छा 2 घंटा मस्त जिम करे, तो उससे अच्छा दबा के करे वर्कआउट, मस्त इंजॉय करें। मैं तो 1-1.5 घंटा मोबाइल भी बैग में डाल के छोड़ देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप उस टाइम पे आप मोबाइल नहीं मैं अपने मस्त धुन में, मैं जिम में भी मैं ट्रेनर लोग को बोलता हूँ भाई मैं आता हूँ यार 1-1.5 घंटे के लिए, मैं अपना माइंड फ्रेश करने, बढ़िया एंजॉय करो, मेरे को करवाओ, जो कराना प्रैक्टिस कराओ, जो तुम लोग बोले करूँगा। जब तक तुम लोग क्या हो तब तक मेरे गुरुजी हो, बाहर जाने के बाद नहीं हो बोलता। उन लोग बहुत मजे लेते रहते हैं। बाहर जाने के बाद पता है ना, तुम मेरे भैया को कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो उस टाइम पे एंजॉय कर लेते हैं। तुम लोग मेरे गुरु, जो तुम लोग बोलो करूँगा, जितना वेट मारना, जितना उठक बैठक करना, जितना दौड़ान दौड़ाओ, उसके बाद नहीं सुनूंगा। युवा के ऊपर एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, चूंकि ये पॉडकास्ट का एंड भी नहीं है, मैं अभी उसके अलावा भी एक क्वेश्चन पूछूंगा। जो युवा आज राजनीति से डरते हैं या निराश हैं, उनके लिए लक्ष्मीपति राजू भैया का क्या संदेश है? मैं बोला ना, आज का युवा, बोला ना, युवा एक कली है। हाँ, है ना, हाँ, एक कली है, उसको उस कली को खिलकर देश को ना सुंदर और सुगंधमय बनाना चाहिए। तो कली को राजनीति में आना फैलाना चाहिए। वो राजनीति में बिल्कुल, अगर उसको राजनीति का शौक है, राजनीति में आना चाहिए युवाओं को। जिसको जिस क्षेत्र में शौक है उस क्षेत्र में उनको फ्री हैंड देना चाहिए और उस क्षेत्र में काम करना चाहिए, और मतलब मेहनत करके काम करना चाहिए। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में है, अगर राजनीति क्षेत्र में, व्यापार, जिस क्षेत्र में रहते हैं, मैं चाहता हूँ उस क्षेत्र को आप एक एम बनाओ, उसी क्षेत्र। मैंने अभी क्या बोला, अब मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरे को अब आप बोलोगे दूसरा काम मैं नहीं कर सकता। उसके प्रति मेरे को आप बोलोगे 4 बजे आंदोलन करने तैयार होना, 4 बजे चले जाते हैं। मेरे को लगता है कि रात को 10 बजे आंदोलन करने जाना, 10 बजे चले जाते हैं। वो मेरे को मालूम है कि ये मेरा काम है परमानेंट। ओके, इससे आप नज़र नहीं चुरा सकते हो।
आप इससे हट नहीं सकते। भैया मेरे पॉडकास्ट का ये लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी आप मुझे फिर से मौका दो, मैं आपके साथ पॉडकास्ट में मिलूं और आपसे और कुछ नए नए आपके कार्यों पर चर्चा करूं, क्योंकि आप उसमें माहिर हो। जैसे ही कुछ समय बीतता है आप कुछ नया ट्विस्ट ले आते हो राजनीति में। आपके जीवन का वो एक मोड़ में जानना चाहूँगा जिसने आपको बदल के रख दिया। मेरे को यार दीपक भाई, मैं पहले कॉलेज में राजनीति करता था। जिस दिन मेरी बहन का मृत्यु हुआ, जब छोटे बच्चे थे दोनों। आपको अपनी सिस्टर से बहुत प्यार था? बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि आज भी मुझे लगता है दीदी ही आपको याद रहती हैं, और आप हमेशा, मैंने देखा है दीदी को आप नहीं भूलते, दीदी हमेशा आपके साथ हैं। वो चीज़ का तकलीफ है कि बच्चे वो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम लोग अपनी बहन को बचा नहीं पाए। बहुत छोटी उम्र में, मतलब बताया दीदी का जाना पड़ा। 24 साल रहा होगा, 25 साल रहा होगा, 15 महीने की बच्ची थी। तो अभी भी जब भी अचानक, अभी भी आपने मेरे को दीपक भाई, अब तुमने पूछा ना, मेरे को लगा मैं बचा नहीं पाया। मैं बहुत छोटा था कॉलेज में, मेरे पास मैं कॉलेज में ना तब था, मतलब कॉलेज में था, मतलब आर्थिक रूप, मतलब हर चीज़ से कमज़ोर थे भैया। मेरे को ना ऐसा लग रहा है मैं आपसे क्यों पूछा, मैं मतलब बहुत गलत किया, सॉरी भैया इसके लिए, एक्सट्रीमली आई एम सॉरी है। चलो मैं आपको कहीं और ले चलता हूँ। आपके जो प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए लास्ट में 2 शब्द कहना चाहोगे? प्यार जो करते हैं उन लोग से मैं कैसे बोलूँ? मैं फिर बोल रहा हूँ ना, जो मेरे से प्यार करते हैं, आज जो मेरा नाम है, जो मेरा कद है, जो मेरा कार्य है, जो मेरा आज जो भी है, आज मेरे से जो प्यार करने वाले, मेरे को जो राजनीतिक रूप से खड़े करने वाले, मेरे को राजनीतिक रूप से हर तरह से मदद करने वाले, और मेरे को मेरे साथ कंधे से कंधा कर मिलाकर चलने वाले, मेरे वो साथी, मेरे वो भाई बहन, मेरे वो जनता, आज मैं उनकी बदौलत हूँ। वो जब तक वो चाहेंगे मैं उनकी सेवा करूँगा। जिस दिन वो चाह लेंगे, नहीं तो फिर मैं कहीं का नहीं हूँ। मैं वही लक्ष्मीपति राजू हूँ और लक्ष्मीपति राजू रहूँगा। उनके प्रति मैं ज़िंदगी भर समर्पित हूँ, क्योंकि उनके एहसान के कारण आज जो भी मैं हूँ, उनके वोट के कारण, उनके सहयोग के कारण मैं आज उनकी बदौलत हूँ, और जब तक रहूँगा उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के सहयोग, उन्हीं की बदौलत से रहूँगा। मैं उनका कर्ज ना चुका सकता हूँ, ना उनका एहसान मैं भूल सकता हूँ। भैया वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनको प्यार करते हो, वो जानते हैं। आज यही रीज़न है कि पिछले विगत 20 वर्षों से ना आपको कोई हिला पाया है, और मुझे लगता है आने वाले 20 वर्षों तक लक्ष्मीपति राजू जी को, मुझे समझ में, भैया जनता समझ में आती है थोड़ी बहुत, आप भी चीज़ों को समझ ही लेते हो, भाप लेते हो, आप शायद कभी कहते नहीं हो, मैंने आपको कभी घमंड करते देखा नहीं है, बट मैं बताया ना, जो आदमी घमंड किया जिंदगी में, जो व्यक्ति में अहंकार घमंड आया, उस दिन से उस व्यक्ति का उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये आप याद रखना। राजनीति हो चाहे किसी अच्छे आपने देखे हो ना, बड़े बड़े तुर्रम खान दिग्गज को घमंड करते गया, आज जमीन खोद के अंदर जा चुके हैं, है ना। बिल्कुल इसी कारण घमंड करोगे जिस दिन, घमंड खत्म हो जाएगा। आदमी जो भी घमंड करे, घमंड और अहंकार इंसान को ख़त्म कर देता है। भैया आपके और मेरे इस पॉडकास्ट से जब लोग सुनेंगे, उनको ये ज़रूर समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति सब कुछ पाके भी इतना सरल कैसे हो सकता है। मैं सच में थैंकफुल हूँ आपका कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए, हमने बहुत अच्छी चर्चा की। मैंने देखा ना दीपक भाई, मैं कोरोना काल से तुमको बहुत इसके प्रति एक जागरूकता है, ये पत्रकारिता के प्रति मुझे है, हर चीज ढूंढने का, खोजने का, समझने का शौक है ना। मैंने इसी कारण दीपक बोला दीपक बिल्कुल आऊंगा भाई, कोई बात ही नहीं यार। अब मैं, अगर तुम मेरे को उस लायक समझ रहे हो तो मैं आऊंगा भैया। मैं अगर तुम मेरे को उस लायक समझ रहे हो तो मैं आऊंगा यार। और मैं चाहता हूँ भगवान करे, भगवान भोला बाबा करे कि तुमको, मैं अकेला नहीं, बड़े राजनेता भी आकर मेरे छोटे भाई दीपक के साथ आपका आशीर्वाद रहे बस, और सभी आए और सभी मेरे भाई के पास बैठे और फेस टू फेस इंटरव्यू करे मेरे भाई। मेरा पॉडकास्ट उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
अच्छा लगा। मैं तो छोटे भाई के साथ बैठा था यार। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, मैं तो अगर कुछ त्रुटि किया हूँ मैं ब्रॉडकास्ट दीपक मेरा छोटा भाई है, मैं उस हिसाब से बैठा हूँ। मैं पत्रकार के हिसाब से नहीं बैठा, मैं भाई के हिसाब से बैठा। और मैं बिल्कुल चाहता हूँ मेरा भाई बहुत उन्नति करे, बहुत तरक्की करे और बहुत नाम कमाए, लेकिन ईमानदारी से कमाए, बेईमानी बिल्कुल से भैया। नहीं कमाए। आप इतने सालों से आप मुझे जानते हो, मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि कितना सरल बन सकता हूँ, कितना सहज बन सकता हूँ। आप इस पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता को, गरीब से गरीब तबके के लोगों को जितना मदद हो सके उतना। मैं अभी बताया, मैं हर साल 2 गरीब लड़कियों का शादी करवाता हूँ। आपको बता ये दूं। चीज़ तो मुझे बताए थे आपके बहुत करीबी दोस्त ने। हाँ, मैं ये मैं चीज़ हर साल 2 गरीब लड़कियों की शादी करवाता हूँ। आपको ही बता रहा हूँ, जो गरीब है उसे करता हूँ, सब सामान के साथ सब देता हूँ। कोशिश करता हूँ मतलब कि 2 बाकी बच्चों ने बाद एडमिशन हो, वो भी कहीं अच्छे स्कूलों में पढ़े। गरीब है, हाँ बीपीएल कार्ड के माध्यम से कोशिश करते हैं, जो नियम से चलता है। कहीं ना कहीं उस हिसाब से हम लोग को भी काम करते हैं। मतलब हर साल 2 पुण्य आपको बिल्कुल कन्यादान का करता ही प्राप्त हूँ। होता ही बाकी है। ठीक है, जो करना करते हैं, लेकिन 2 तो टारगेट है। देखिए, अपनी जितनी बोलते हैं ना, हाँ, सक्षम उतना ही है चादर फैलाओ, जितना मतलब पैर फैलाओ जितना बड़ा चादर है। बिल्कुल, तो बस जितना सक्षम है उसमें तो कहीं भी मैंने अभी तक पीछे नहीं हटा। ये आज की बात नहीं, मैं जब से पार्षद है तो उसके पहले से करते आ रहे हैं ये चीज़ हम लोग। मतलब आपका शुरू से ही ये विजन ही रहा है कि गरीब तबके का मदद करो। हाँ, आज देखिए और ना, उनको आगे मुख्य धारा में लेके आओ, मैं जैसे बता रहा हम। ना, हाँ मेरे क्षेत्र में आप देख लेंगे, भिलाई में भी पहले ऐसा नहीं था। मैं चूंकि भिलाई नगर स्टेशन में, अब तो सब घर में पढ़े लिखे होने के कारण जो भी बच्चा है, मैं कोशिश किया हूँ कि बीएसपी इंग्लिश मीडियम में, जो भी स्कूल है बीपीएल में इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़े। लगभग बच्चों को हमने कोशिश किया है, मतलब जो भी नियम के तहत उनके घरों के बच्चे, उनके माँ बाप को प्रोत्साहित करते रहे। अब तो लोग बहुत जानकार हो गए, स्वयं भरते, लेकिन शुरू में हमने उसको लोगों को ला के भरवा के उनके बच्चों को इंग्लिश मीडियम भी। लेकिन कई गरीबों की लोग मदद नहीं कर पाते जिनको आप कर देते हो, क्योंकि वो गरीब हैं, जानकार हैं, पर उनका मदद कहीं ना कहीं आपके थ्रू हो जाता है। ये चीज़ है, बताया ना। अभी तो लोग उनके घर के, जैसे भाई किसी घर में बच्चा हमने पहले इंग्लिश मीडियम में करा दिया, तो दूसरे बार बच्चे को समझ जाते हैं कि अब बीपीएल में इंग्लिश मीडियम होता है। उनको अब धीरे धीरे जागरूक होने लगे। लेकिन शुरू में हम लोग को इस चीज़ को बहुत प्रोत्साहित किया। आज भी स्कूल कई बार डिनाई कर देता है, तो वहां जरूरत पड़ती है लक्ष्मीपति राजू जैसे व्यक्तियों मैं अभी भी जाता हूँ, जब किसी को जरूरत पड़ता है। मैं हर स्कूल में, मैं बिल्कुल घमंड किए उस स्कूल जाता हूँ, उस स्कूल के जो भी संस्थापक हो, चाहे स्कूल के प्राचार्य हो, चाहे उस स्कूल के जिम्मेदार व्यक्ति, उससे निवेदन करता हूँ, उनकी तकलीफें बताता हूँ कि इसका काम होना चाहिए। और इनको भी मदद अध्ययन के लिए उस स्कूल में आप जाता हूँ। मैं जब जाना पड़े, मैं नहीं बताता हूँ कि मैं पार्षद हूँ, जब मेरे को लगता है जाना चाहिए जाता भी। भैया आपको बताने की जरूरत नहीं है, भिलाई का हर व्यक्ति जानता है कि आप कौन हैं। मैं बताया, पार्षद तो सिर्फ एक वो नाम है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, बट कहीं ना कहीं राजनीतिक ओहदे पर मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कई बड़े कार्य मैंने अभी इतने साल संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया, बहुत सब किया। हाँ, लेकिन राजनीति में मैंने एक ही चीज़ देखा है, इस माथे पे लिखा होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, हाँ, कि मेहनत करने से मिलता है। मेहनत, राजनीति मेहनत नहीं है। कई बार किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल ज़्यादा है, मैं ये मानता हूँ। मेहनत प्लस किस्मत। मेहनत तो करना है, हाँ, आप ये मेहनत कर लो, जरूरी नहीं कि मेहनत से आपको मिल जाए। हाँ, जब तक किस्मत नहीं साथ देता है ना, तो मेहनत भी काम नहीं आता। हाँ, राजनीति मैंने शुरू से बोला ना, सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत करते जाओ। आपको फल कब मिलेगा? जब इस माथे पे लिखा होगा। चिंता फल की चिंता मत करो, जो कहानी है, जो डायलॉग है, वो यही फिट बैठती है। आप मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच गाइज। ये पॉडकास्ट उनको समर्पित है जो नए युवा इस आज की डेट में राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति में अपना कहीं ना कहीं करियर चुनते हैं। क्योंकि मैं अभी जिनसे रूबरू था और जिनसे मैं बात की, वो मेरे बड़े भाई हैं और वो अपने कॉलेज के दिनों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और आज तक वो राजनीति में सक्रियता के साथ कार्य करते रहे हैं और उतने ही सरल और सहज व्यक्ति हैं। आप सबका इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप राजनीति करना चाहते हो तो प्लीज़ श्री लक्ष्मीपति राजू जी की तरह करिए, ताकि भविष्य आपका उसमें सुरक्षित हो। अदरवाइज ना ही करिए अगर आप उनकी तरह नहीं करना चाहते। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट स्टोरी में जल्दी आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग गाइस। लव यू ऑल, सी यू सून।